नमस्कार वानर सेना। कैसे हो सब लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी एजुकेटर नवमिता भट्टाचार्य जी और आप सब मुझे नोबिता मैम के नाम से जानते हो। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सुपर 20 एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से आ जाओ और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे लाइक्स नहीं दिखे तो फिर आप लोगों के लिए लाइव मेंटी नहीं आ रही है। अगर लाइव मेंटी करनी है तो मैं आपको टारगेट देती हूँ, इस वीडियो में 50 लाइक्स आ जाने चाहिए। अगर 50 लाइक्स आ गए तो फिर आपको अगले हफ्ते जरूर मेंटी, लाइव मेंटी मिल जाएगा, और नहीं आया तो नहीं मिलने वाला। इसी तरह पीडीएफ में पढ़ते रहोगे, ठीक है? तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और उनको भी बोल देना कि वो लाइक कर दे, ठीक है? ताकि आप लोगों को लाइव मेंटी मिल जाए। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। और हमारा पहला सवाल आज पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल। इनमें से कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है? क्या वो न्यूट्रॉन है, क्या वो प्रोटॉन है, क्या वो इलेक्ट्रॉन है, या फिर वो आयन है? तो बच्चे, इसके लिए तो मुझे लगता है कि आप लोगों को 10 सेकंड की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका आंसर सब लोगों को पता ही होता है। क्या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? बिल्कुल है। तो कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर हमारा बन जाता है आयन। आयन जो है वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, ठीक है? अच्छा, इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना, क्योंकि ऐसा ऐसा सवाल मैं लेके आई हूं जो आपको हो सकता है कि आपके एग्जाम में जरूर दिख जाए, ठीक है? आपके एग्जाम में ये जरूर दिख जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सवाल लाए हैं। कुछ तो कुछ ऐसे थोड़े टफ भी है जो आपके फाइनल एग्जाम में दिख ही जाएंगे, ठीक है? जो आपके फाइनल एग्जाम में बिल्कुल दिख जाएंगे, ठीक है बच्चे लोग? ऑल राइट, यस यस यस, ओके। अच्छा जी, आगे देखते हैं। देखो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स इट्स प्रॉपर्टीज? ऐसा कौन सा छोटा सा, सबसे छोटा पार्टिकल कौन है, किस एलिमेंट का है जो कि रिटेन करता है प्रॉपर्टी को, यानी कि वो प्रॉपर्टी को दिखाता रहता है? तो बताओ, क्या वो एटम होगा, क्या वो मॉलिक्यूल होगा, क्या वो आयन होगा, या तो फिर वो न्यूट्रॉन होगा? तो तुम ही बताओ मुझे कि क्या आंसर हो सकता है इसका। यस, क्या इसका आंसर हो सकता है, बताओ जी, बताइए, बताओ बताओ, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आई एम प्रिटी श्योर कि सबको पता होगा कि मैम एटम ही होगा ना इसका आंसर। एटम होगा, एटम। क्यों होगा एटम? क्योंकि यार, एटम ही तो है जिसके पास सारी प्रॉपर्टी रहती है, तभी तो वो एटम है। एटम ही तो है वो छोटा सा पार्टिकल जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट भी कर सकता है। तो यस, आंसर इज एटम। बच्चे, सबको पता है ये तो। अगर तुम्हें नहीं पता यानी कि तुमने नहीं पढ़ा है, तो पढ़ लेना, चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है? पढ़ जरूर लेना। चलो आगे देखो, हु प्रपोज द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम? किसने प्रपोज किया था? इसका भी करेक्ट आंसर आप सबको पता होगा कि मैडम, प्लम पुडिंग मॉडल को तो जे जे थॉमसन दादाजी ने किया था। अरे अभी तो दादाजी होंगे ना, कितने बूढ़े होंगे वो, मतलब उनका तो मतलब देखो देख, पता नहीं 4 बार तो वो मर भी चुके होंगे। अगर पैदा भी होंगे तो भी मर गए होंगे। ऐसा कहना नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा सा ऑफेंसिव हो गई मैं लेकिन हंस लो यार, हंस लो, ठीक है? जेजे थॉमसन बहुत बड़े हैं यार हमसे, बहुत ही ज्यादा बड़े हैं वो। तो अगर उनकी मतलब उनका अगर पुनर्जन्म भी हुआ होगा ना, तो भी शायद मर गए होंगे वो अभी। हाँ, तो जेजे थॉमसन दादाजी जो है, उन्होंने हमें ये प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में बताया था, ठीक है? आगे बढ़ते हुए अगला सवाल है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ। एटॉमिक नंबर हमें कहाँ से पता चलता है बच्चा? प्रोटॉन से पता चलता है, न्यूट्रॉन से पता चलता है, इलेक्ट्रॉन से पता चलता है, या फिर न्यूक्लियस से पता चलता है? बोलो, 10 सेकेंड्स दो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। द करेक्ट आंसर इज एवरीवन, एटॉमिक नंबर हमें प्रोटॉन से पता चलता है। जितने नंबर प्रोटॉन होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। आगे बढ़ते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड? इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है? क्या वाटर एक कंपाउंड नहीं है? ऑक्सीजन O2 इज इट नॉट अ कंपाउंड? कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड? बच्चे, मेरे को तो वाटर भी कंपाउंड दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी 2 एलिमेंट है वो भी कंपाउंड दिख रहा है, मुझे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कंपाउंड दिख रही है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन में दिख रहा है कि एक ही मॉलिक्यूल है, वो भी एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। तो ये कंपाउंड नहीं है, ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। बहुत बढ़िया।
चलो आगे बढ़ते हुए, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ, मास नंबर किसके बराबर होता है बच्चा? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। क्या वो न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है या फिर वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? क्या लगता है आपको, बताओ। 10 सेकेंड्स दूं क्या? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. The correct answer is protons and neutrons. Option number A, protons and neutrons जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं कि who proposed the planetary model of an atom? किसने हमें प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम के बारे में बताया था? वाज इट जे थॉमसन, वाज इट अर्नेस्ट रदरफोर्ड, वाज इट नील्स बोर और वाज इट जेम्स चैडविक? अब इसका भी करेक्ट आंसर आप लोगों को पता होगा। यस, क्या लगता है आप लोगों को बच्चा, क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? कौन है इसका आंसर? यस, किसने बताया था प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम? बहुत बढ़िया, सही समझे, एकदम सही सोच रहे हो बच्चा। नील्स बोर ने हमें प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स में घूमते हैं और जब वो घूम रहे होते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स में, उस वक्त जो है वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a chemical reaction? इनमें से कौन सा एक केमिकल रिएक्शन नहीं है? रस्टिंग ऑफ एन आयरन, क्या ये केमिकल रिएक्शन नहीं है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, क्या ये केमिकल रिएक्शन नहीं है? डिसॉल्विंग शुगर एंड वाटर, क्या ये केमिकल रिएक्शन नहीं है? या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है? तो मुझे जितना लग रहा है एक्चुअली इसके दो आंसर हो सकते हैं, ठीक है। इसका अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको आपके आपके पास ना दो आंसर हो जाएंगे, क्योंकि डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर अगर आप करते हो तो शुगर जब पानी में घुलता मिलता है तो ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही होती है, ये फिजिकल स्टेट में चेंज आ रही होती है। शुगर जो होता है वो गैप ढूंढता है पानी के बीच में और वहां पे चला जाता है। और अगर मेल्टिंग ऑफ आइस के बारे में भी अगर हम बात करें तो मेल्टिंग ऑफ आइस जो होती है वो भी कोई केमिकल चेंज नहीं होती है, बस फिजिकल स्टेट में एक छोटा सा बदलाव आ रहा होता है। तो ये दोनों हमारे करेक्ट आंसर है। मतलब ये हो सकता है कि एग्जाम में आपको ऐसा दिखे, वो नहीं आता कि ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 1 and 4, ऑप्शन सी 1 and 3, ऑप्शन डी 1 and 2, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, उस टाइप का आपको ये सवाल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, which scientist experiment led to the discovery of the nucleus of an atom? न्यूक्लियस ऑफ एन एटम को किसने डिस्कवर किया था? वाज इट जे थॉमसन, वाज इट अर्नेस्ट रदरफोर्ड, वाज इट नील्स बोर और वाज इट डिमित्री मेंडलीव? किसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को? ये मुझे कौन बता सकता है? जल्दी जल्दी से बताओ बच्चे। अगर आपने इसका आंसर करेक्ट कर दिया और मुझे दिख गया तो मैं क्या दूंगी आप लोगों को? कुछ नहीं ब्राउनी पॉइंट्स मिलेगा आप लोगों को, ब्राउनी पॉइंट्स मिलेगा। तो बताओ क्या आंसर है इसका? Which scientist experiment led to the discovery of nucleus of an atom? The correct answer of course is Ernest Rutherford. Rutherford ने बताया था कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल जो है वो पास हो रहे थे सीधे सीधे, और बहुत कम जो अल्फा पार्टिकल्स है वो एकदम टकरा के वापस आ रहे थे। उससे उन्हें समझ आ गया था कि एटम का जो वजन है वो बहुत ही कम जगह पे स्थापित है और वो जो है एटम के कंपैरिजन में एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है। ऑल राइट बच्चे, चलो आगे बढ़ते हुए हमारे पास एक दूसरा सवाल आ चुका है और हमारा दूसरा सवाल है मेरे बच्चे, देखो जरा। अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? यार ये तो इतना आसान सवाल है, बताओ क्या, कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? कौन बता रहा है मुझे इसका आंसर? यार तुम मुझे, सबको आ जाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि क्या होगा इसका आंसर? सेम एलिमेंट है जिनके पास बस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो अलग है। तो बताओ कौन बताएगा ये मुझे? Who is telling me this? Who is telling me this guys? Who is telling me this? क्या ये आइसोटोप्स होगा? ऑप्शन ए और बी और सी और डी, मुझे बताओ तुम। आइसोटोप्स होगा, आयॉन्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा या फिर कंपाउंड्स होगा? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आइसोटोप्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यू गाइस आर एब्सोल्युटली राइट। अगर आप यही सोच रहे थे मन ही मन तो हाँ, ऐसा साई ऑफ रिलीफ करो और बोलो कि जय माता दी, आपने बिल्कुल सही किया है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज नेग्लिजिबल मास? ये भी कोई पूछने वाली बात होती है, ये भी तो बहुत आसान सा सवाल है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। यार न्यूक्लियस तो है ही नहीं सब एटॉमिक पार्टिकल,
न्यूक्लियस तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम्मेलन से बना है न्यूक्लियस, है ना। इलेक्ट्रॉन के पास कोई मास नहीं होता, जो कि 1/1800 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन का मास होता है, मतलब बहुत ही कम, उसे हम नेग्लिजिबल मास मानते हैं, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हुए, द मास ऑफ एन एटम इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू द कंबाइंड मासेस ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। ये रिपीटेटिव क्वेश्चन लग रहा है वैसे मुझे, कि पूछ रहे हैं ये कि अगर कोई मास ऑफ एन एटम है तो मास ऑफ एन एटम को हम किस चीज से एट्रीब्यूट करते हैं, मतलब किस चीज से समझाते हैं। क्या मास ऑफ एन एटम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आता है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन से आता है, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से आता है, या फिर वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से आता है। तो मुझे लगता है कि इस सवाल को जो है बस थोड़ा सा टफ कर दिया गया था, ये एट्रीब्यूटेड फेट्रीब्यूटेड ये सारी चीजें लगा के यहाँ पे, है ना। तो अंग्रेजी जो है उसकी थोड़ी सी भारी भरकम कर दी गई थी, लेकिन इसका आंसर वही सेम और बहुत ही आसान सा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ही होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब बताइए जरा, व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। जो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला था, और उस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या लगा कि व्हाट चार्ज होगी, अल्फा पार्टिकल की चार्ज क्या होती है। क्या वो पॉजिटिव होती है, क्या वो नेगेटिव होती है, क्या वो न्यूट्रल होती है, या फिर वो वेरिएबल होती है बच्चों। यस, वेरी नाइस एवरीबॉडी, बहुत सही सोचा आप लोगों ने। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। अब बताइए मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इनमें से कौन सा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लग रहा है? हाइड्रोजन, O2, NaCl या फिर Fe। तो देखो बच्चा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ना वो तो ऑक्सीजन ही है, O2 ही है, लेकिन हाँ NaCl जो है ये भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस सवाल के हिसाब से मेरे ख्याल से आंसर यही होना चाहिए, लेकिन हाँ NaCl जो है ये एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरूर है। ऑल्सो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको शायद पता होगा कि NaCl जो है वो फॉर्मूला यूनिट जो होते हैं ना, फॉर्मूला यूनिट भी NaCl का यही है। समझे? समझे कि नहीं? समझ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a diatomic molecule? इनमें से कौन सा आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं लग रहा है? ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक 2 भी लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का है O2, हाइड्रोजन का है H2, नाइट्रोजन का है N2, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहाँ पे आपको CO2 दिख रहा होगा। तो क्या आप मुझे सोच के बता सकते हैं? क्या आप मुझे सोच के बता सकते हैं? चलो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए ये चीज, है ना। हाँ जी बताइए, तो ऑप्शन A और B और C और D आप बताइए मुझे। यस, जी हाँ, क्या लग रहा है आप लोगों को? मुझे तो लग रहा है कि देखो यहाँ पे जरा, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 तो ऑक्सीजन ही है, एक तो कार्बन भी है। 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, मतलब यहाँ पे बन गए ना 3 एटम है यहाँ पे, 3 एटम। तो ये तो डायटोमिक बिल्कुल नहीं हो सकता था। अगर आपने इस पे क्लिक किया तो आप बिल्कुल सही हो, और अगर आपने इन तीनों में से किसी और चीज में क्लिक किया है तो गलत हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हुए, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू इस। देखो बच्चा, ये हो सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन कई बार सीबीएसई जो है या फिर आपके स्कूल के एग्जाम में वो आपको टेस्ट करने के लिए जो है थोड़ा बहुत मिलावटी वाला एक सवाल बना देते हैं। और ये ना वो मिलावटी वाला सवाल मुझे लग रहा है कि जो थोड़ा सा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले से लिया है और थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का यहाँ पे रख दिया है कि मास ऑफ 1 मोल, मतलब मास ऑफ 1 मोल जब इन्होंने पूछा है तो वही एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास वाली कॉन्सेप्ट भी आ जाती है, और एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मोलार मास वाली जो कॉन्सेप्ट है वो वाली हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको आंसर बता ही दिया है कि अगर 1 मोल है तो 1 मोल का 1 मोल के मास को आप क्या बोलोगे? ऑफ कोर्स 1 मोल के मास को आप मोलार मास ही ना बोलोगे बच्चा, कैसे आप उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूनिट मास या एटॉमिक मास बुला सकते हो? नहीं बुला सकते, है ना, बिल्कुल ही नहीं बुला सकते। तो इसीलिए मोलार मास मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो
आगे बढ़ते हुए, which of the following statement is not true about an atom? हाँ बताओ। atoms are not able to exist independently. Atoms are the basic units from which molecules and ions are formed. ये तो बिल्कुल सही है। atoms are always neutral in nature, या फिर atoms aggregate in large numbers to form the matter that we can see, feel or touch. क्या लगता है, क्या लगता है आप लोगों को? मुझे पता है कि सारे बच्चे ना सोच रहे होंगे कि atoms are not able to exist independently। ये तो बिल्कुल सही जवाब है, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कैसे गलत हो सकता है। लेकिन मैं बताऊं आप लोगों को, आप लोगों ने नोबल गैस देखा है? देखा नहीं होगा, पर उसे महसूस तो किया होगा। नियॉन आर्गन जो है ट्रेस अमाउंट में आपके एटमॉस्फेयर में रहते हैं। तो बच्चे ये बताओ कि क्या वो नोबल गैसेस जो है वो क्या मॉलिक्यूल बन रहे हैं? अरे वो तो नहीं बन रहे ना मॉलिक्यूल, वो तो अकेले अकेले रहते हैं। तो एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यही जो है हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये गलत है बच्चा। एटम, नोबल गैसेस के एटम जो होते हैं वो शायद एग्जिस्ट कर भी ले इंडिपेंडेंटली, है ना? यस, क्योंकि वो मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हुए, एक सैंपल लिया NH3 का, ठीक है, और हमें उसके सोर्स के बारे में कुछ नहीं पता। अब उसमें 82.35% नाइट्रोजन है और 17.65% हाइड्रोजन है। तो ये डेटा किसको सपोर्ट करता है? अब देखो ये भी जो है, ये वाला भी सवाल जो है ना, ये भी थोड़ा सा इन्होंने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर से ले लिया है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें आंसर पता होना चाहिए। और हाँ, मैंने भी थोड़े क्वेश्चंस मिलाए हैं, क्योंकि इससे पहले जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर था उसका भी मैंने लाइव मेंटी नहीं लिया है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जरा सा यहाँ पे टॉपिक्स को जो है थोड़ा सा मिला दूं, ताकि आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट सा भी हो जाए। तो बताओ बच्चे यहाँ पे क्या होगा? एक सैंपल आपने ले लिया है NH3 का, और आपको इसके सोर्स के बारे में कुछ नहीं पता। जब बच्चे सोर्स के बारे में कुछ नहीं पता बता दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये हमें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यही कहता है कि नाले का पानी लो, ऑस्ट्रेलिया का पानी लो, एवरेस्ट का पानी लो, लेकिन वही H2O ही होगा। ठीक उसी तरह अगर आपने NH3 कहीं से भी ले लिया, लैब में बना लिया, कहीं और से ले लिया, है ना, किसी और विदेश से मंगवा लिया, चाहे कहीं से भी ले लिया, आपको इसी कॉम्पोजिशन का मिलेगा। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस जो होता है ये हमारा करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, an element X is divalent and another element Y is a tetravalent. The compounds formed by these two elements will be what? अगर एक कोई डाइवेलेंट है मतलब कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खो सकता है, दूसरा जो है वो टेट्रावेलेंट है मतलब कि वो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? इस कंपाउंड का फॉर्मूला तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा, क्योंकि 2 और 4 का अगर आप छोटा सा रेशियो निकालोगे तो ऑप्शन बी हमारा XY2 यही होने वाला है कि नहीं? यही होने वाला है ना? सही कह रही हूं ना मैं? सबको समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला KNO3 होगी, KNO होगी, KNO2 होगा, या फिर कौन? कौन? तुम, हाँ मैं, कौन होगा? तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही नहीं है, ये तो आप लोगों को समझ ही आया होगा, है ना? पोटेशियम नाइट्रेट क्या KNO हो सकता है, KNO2 होगा या KNO3 होगा? वेरी गुड। 5 4 3 2 and 1, the correct answer is, my dear students, option A, KNO3 is the correct answer. एंड विद दिस नोट हम पहुंच गए हमारे इस सेशन के आखिरी पड़ाव पे। अब आ गया है वक्त जब मैं आपको बोलूंगी बाय, और बाय बोलते बोलते मैं ना आपको एक GIF दिखा के जाना चाहती हूँ। ऐसे सड़ा सा मैं लिख के बाय नहीं बोलना चाहती, मैं आपको एक GIF दिखाते हुए बाय कहना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच। ये आप ही का रैंक प्लस क्लास 9th और क्लास 10th का भी चैनल है हमारे पास, क्लास 9th का भी चैनल है हमारे पास, दोनों को ही सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप 9th में हो तो अगले साल आपको 10th की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप 10th में हो तो आपके छोटे भाई बहनों को 9th वाले पे जरूर भेजना। ठीक है, ऑलराइट, तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर लो, घंटी को भी बजा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे जब जब आपके जानू सर, जब जब आपके नोबिता मैम, प्रियल मैम, धाकर सर और द्विवेदी सर जो है, हम लोग जब भी आएंगे लाइव तब तब आप लोगों को पता चल जाएगा। With this note everybody, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून। तब तक आप पढ़ते रहना, तब तक आप मस्त खाना खाना, आराम से सोना और अपने दिमाग को ठंडा रखना, क्योंकि पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी आगे चल के। सी यू गाइस, बाय।